दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे ई रूट एरिया के करंट को लेकर, जो बीपीएससी को ध्यान में रखकर इसने करंट को तैयार किया है। हर 15 दिन का इसका करंट का पीडीएफ है। तो इस पीडीएफ को हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ताकि करंट जो है बीपीएससी में सही ढंग से हो सके। तो ये हमारे मई महीने के शुरुआत के 15 दिनों का करंट है, जिसको आज हम लोग देखते हैं। इसमें आपको 1 से 15 मई के बीच का करंट जो है यहाँ पे कवर किया गया है। तो इसको अच्छे से देखेंगे, फास्ट तरीके से देखेंगे, समय को बिना बर्बाद किए देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, डायरेक्ट टू द पॉइंट। ये फास्ट तरीके से रिवीजन के उद्देश्य से इस टॉपिक को, इस वीडियो को लाया जा रहा है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। जनवरी से लेकर अभी तक का जो करंट आया और आगे जो आएगा उसको इस चैनल पे अपलोड किया जाता रहेगा। तो आप लोग इसको, आज से हम इसका शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, मसौदा विस्फोटक विधेयक 2024 किया। तो केंद्र सरकार ने 1884 के विस्फोटक अधिनियम को बदलने के लिए 1884 के विस्फोटक अधिनियम को बदलने के लिए एक नया विस्फोटक विधेयक प्रस्तावित किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि डीपीआईआईटी के नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाने और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं की दक्षता को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित जो विधेयक है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में प्रस्तावित विस्फोटक विधेयक 2024 के अनुसार केंद्र सरकार लाइसेंस देने में, निलंबित करने या रद्द करने के साथ साथ कानूनों के तहत अन्य निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण को नामित करेगी। लाइसेंसिंग अधिकारी, जो प्राधिकारी होते हैं, उनके लाइसेंस में विस्फोटकों की मात्रा निर्दिष्ट करेगा, जिसे एक लाइसेंसधारी निर्धारित अवधि के लिए निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, परिवहन, आयात या निर्यात कर सकता है। यदि कोई लाइसेंसधारी व्यक्ति किसी भी नियम का उल्लंघन करके विनिर्माण, आयात या निर्यात करता है तो उसे 3 साल तक की कैद की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं नियमों का उल्लंघन करते हुए विस्फोटक को अपने पास रखने, उपयोग करने या परिवहन करने पर 2 साल तक की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। विस्फोटक अधिनियम 1884 क्या था, पहले इसको देखते हैं। तो 1884 का विस्फोटक अधिनियम भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून था। यह 1884 का कानून था जिसको ब्रिटिश उपनिवेश ने लागू किया था, अधिनियमित किया था। यह उस समय का कानून था जिसका मुख्य उद्देश्य विस्फोटकों के निर्माण, भंडारण, कब्जा, उपयोग, बिक्री, आयात और निर्यात को विनियमित करता है। यह अधिनियम नामित अधिकारी को सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन परिसरों का निरीक्षण करने का अधिकार देता है जहां विस्फोटक संग्रहित या उपयोग किए जाते हैं। यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों पर लागू होता है, जैसे कि बारूद, डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरॉल, अन्य पदार्थ। तो विस्फोटक की श्रेणी में कौन कौन आता है? बारूद, डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरॉल और इत्यादि। यह विस्फोटक से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं को भी निर्धारित करता है। निर्विरोध विजय। तो निर्विरोध विजय गुजरात के, निर्विरोध विजय क्या हुआ? गुजरात में एक सीट था जहाँ से निर्विरोध विजय हुए थे लोकसभा चुनाव में। तो गुजरात के सूरत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के ही उम्मीदवार थे मुकेश दलाल। नाम क्या था? मुकेश दलाल, जो कि निर्विरोध निर्वाचित और अघोषित कर दिए गए। यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका नामांकन पत्र खारिज हुआ, बाकी लोगों ने अपना वो नामांकन वापस ले लिया। इस कारण से इन्हें निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया। तो निर्विरोध निर्वाचन में परिणाम घोषित करने से संबंधित क्या कानून है? तो चुनाव संचालन नियम जो है 1961, इसका एक नियम 11, रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ जो होता है रिटर्निंग ऑफिसर, को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने और निर्विरोध चुनावों के परिणाम की घोषणा करने की अनुमति देता है। यानी 1961 का नियम 11 जो है वह आरओ को यह अधिकार देता है कि जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार है उसकी सूची प्रकाशित करे और निर्विरोध चुनावों के परिणामों की घोषणा कर सकता है, उसको यह राइट है। इसके लिए शर्त क्या है? तो निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हो, तब यह आरओ को यह अधिकार मिलेगा। और दूसरा शर्त है कि जब अन्य सभी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेते हैं या अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो केवल एक उम्मीदवार दौड़ में रह जाता है। तो इन स्थिति में जो है वह आरओ अधिकार मिलता है आरओ को। यह प्रक्रिया मतदाताओं को उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा विकल्प का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देता है। वर्तमान चुनावी प्रक्रिया एक प्रकार से, नोटा का मतलब नॉन ऑफ द अबव, एक प्रकार से निर्वाचकों को पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर देती है। यदि चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है तो उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। आगे चुनावों का पूर्ण बहिष्कार का आशय है कि सभी को शून्य वोट प्राप्त हो और धारा 65 के तहत वोटों की समानता को कवर किया जाए। जब लोगों ने प्रक्रिया में भाग नहीं लिया तो उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इसकी पहचान करने में लोगों की इच्छा को सिस्टम की व्यवहारिकता से बदल दिया जाता है। आगे की राह, यानी विजयी उम्मीदवारों की घोषणा के लिए वोटों का न्यूनतम प्रतिशत पेश करने पर विचार किया जा रहा है। यदि कोई उम्मीदवार खुद को चुनाव के लिए पेश नहीं करता है तो उस सीट को नामांकित श्रेणी से स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। नाबार्ड की जलवायु नीति क्या है? तो सतत विकास की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नाबार्ड ने पृथ्वी के
नाबार्ड ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर अपने जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया। कब का? जलवायु रणनीति 2030 नाबार्ड ने पेश किया, अनावरण किया। और व्यापक रणनीति का उद्देश्य भारत की हरित वित्त पोषण की बढ़ती आवश्यकता को संबोधित करना है। भारत की हरित वित्त पोषण की बढ़ती आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए नाबार्ड ने क्या किया है? जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया है। भारत में हरित वित्त पोषण, इसको एक नज़र देखें तो भारत को 2030 तक संचयी रूप से 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंचाने के लिए सालाना लगभग 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है और वर्तमान हरित वित्त प्रवाह गंभीर रूप से अपर्याप्त है। 2019-20 तक भारत में हरित वित्त पोषण लगभग 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए गए थे, जो कि ज़रूरत का एक अंश मात्र था। भारत में वित्त पोषण की मांग को पूरा करने के लिए नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030 के 4 स्तंभ है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030 के निम्न में से कौन स्तंभ है या कौन स्तंभ नहीं है। तो हमें 4 याद करना है या नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। तो सभी क्षेत्रों में हरित ऋण में तेजी लाना, सभी क्षेत्रों में हरित ऋण में तेजी लाना एक। दूसरा है व्यापक बाजार निर्माण भूमिका निभाना, वही तीसरा है नाबार्ड की आंतरिक हरित परिवर्तन और चौथा है रणनीतिक अनुसंधान जुटाना। इस वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि जो लोग नए देख रहे हैं उनको 2-3 बार देखने से याद हो सके। बाकी इसका PDF निकाल के आप लोग याद कर सकते हैं। नाबार्ड के बारे में देखें तो नाबार्ड की स्थापना भारत के सतत ग्रामीण विकास और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए, भारत के सतत यानी सस्टेनेबल ग्रामीण विकास यानी कि ग्रामीण अर्बन डेवलपमेंट और कृषि विकास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की स्थापना किस समिति? तो शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 12 जुलाई 1982 को, डेट सहित समिति सहित याद रखें। इसका उद्देश्य पूछे तो कृषि लघु उद्योग, उद्देश्य पूछ सकता है, कृषि लघु उद्योग, कुटीर और ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना है। यह RBI के अधिनियम 1934 की एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय भी पूछ सकता है मुंबई में। यह भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल द्वारा शासित होता है। भारत सरकार के कौन निदेशक, जो नियुक्त निदेशक मंडल है उसके द्वारा यह शासित होता है। और इस निदेशक मंडल में शामिल कौन कौन है तो इसको देख ले आप। इसमें RBI के प्रतिनिधि यानी केंद्र और राज्य सरकारें, ग्रामीण विकास और वित्त संबंधित क्षेत्र होते हैं। तो नाबार्ड के सदस्य कौन है तो RBI के प्रतिनिधि, केंद्र और राज्य की सरकार इसमें शामिल होती है। वहीं ग्रामीण विकास और वित्त से संबंधित क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको इसमें शामिल कर लिया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका इस बार का थीम था ग्रह बनाम प्लास्टिक, यानी कि किसी एक को चुने, या तो ग्रह को नहीं तो प्लास्टिक को। निष्कर्ष था क्या? यह रणनीतिक पहल पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रति नाबार्ड की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है और साथ में भारत को एक लचीली और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो कि 2024 में जारी किया है, जिसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत के स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। भारत का पिछले साल का जो स्कोर था वह 36.62 था। इसको तो 62 लोग नहीं पढ़ते हैं मैथ के स्टूडेंट, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ। 36.62 36.62 से बढ़कर घटकर 31.28 हो गया है। यह रिपोर्ट जारी किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यह पूछ सकता है। और यह इसके अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देश शामिल हुए, जिसमें भारत की रैंकिंग 2023 में 161 से घटकर 59 हुई है। हालांकि उधर जब देख रहे हैं कि ये डाटा घट रहा है तो ये घट कैसे गया, रैंकिंग बढ़ना था ना। तो इस सुधार का एकमात्र कारण है कि जो अन्य देश है उसकी रैंकिंग में गिरावट आई है, इस वजह से ऊपर चला गया, नहीं तो इसकी रैंकिंग और ज़्यादा गिरने वाली थी। विश्व स्तर पर प्रेस स्वतंत्रता में समग्र गिरावट और पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया और आउटलेट्स के राजनीतिक दमन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में औसतन 7.6 अंक की विश्व स्तर पर ही यह गिरावट देखने को मिली है। 7.6 अंक की रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है और डेनमार्क दूसरे पर है। रैंकिंग में नॉर्वे 1 पर और डेनमार्क 2 पर है। ध्यान रखें, अच्छे से याद रखें। भारत का स्कोर सुरक्षा संकेतक को छोड़कर सभी जगह में गिरा है या खराब है। भारत जो है तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका से भी पीछे चल रहा है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो 152 नंबर पे है। प्रयुक्त संकेतक तो इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी सुरक्षा को सम्मिलित करके इसका निर्धारण होता है। भारत के संबंध में मुख्य बिंदु तो इसमें दावा किया गया है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह संकट में है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस ही संकट में है और सरकार ने कई नए कानून पेश किए हैं जो सरकार को मीडिया को नियंत्रित करने, समाचार को सेंसर करने और आलोचकों को चुप करने में असाधारण शक्ति देता है। इसमें दूरसंचार अधिनियम 2023, प्रसारण सेवा विनिमय
विधेयक 2023 का मसौदा और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भी शामिल है। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पत्रकार सरकार की आलोचना करते हैं उन्हें नियमित रूप से ऑनलाइन उत्पीड़न, मनमानी और गिरफ्तारी का शिकार होना पड़ता है। वहीं अगला तो क्या है एलपीआई, एनपीसीआई है। एनपीसीआई और बैंक ऑफ नामीबिया के बीच समझौता हुआ है। तो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई ध्यान रखें फुल फॉर्म, और की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनआईपीएल है भाई, एनआईपीएल ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली को विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया से समझौता किया। इसको ध्यान रखिएगा कि एनपीसीआई ने बैंक ऑफ नामीबिया से समझौता किया, जो कि अफ्रीकी देश है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूपीआई स्टैक तैनात करने के लिए केंद्रीय बैंकों के साथ एनपीसीआई का पहला सहयोग है कि किसी भी केंद्रीय बैंक के देश की बैंक के साथ पहला सहयोग है। और नामीबिया में वास्तविक समय में व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P और व्यक्ति से व्यापारी P2M लेनदेन विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। महत्व इसके क्या है, तो बैंक ऑफ नामीबिया में एनआईपीएल से सर्वोत्तम श्रेणी की तकनीक और अंतर्दृष्टि तक पहुंच प्राप्त करना है, ताकि वहां के नामीबिया में अपने नागरिकों को डिजिटल कल्याण के लिए एक समान मंच जो है वह प्रदान कर सके। यह भविष्य की तकनीक प्रगति और बाजार की मांगों को अपनाने के लिए स्केलेबिलिटी और अनुकूलनशीलता को भी सुनिश्चित करेगा। इस क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि को जो है वह बढ़ावा मिलेगा। यह जो है फ्रांस, श्रीलंका, सिंगापुर, मॉरिशस जैसे अन्य बाजारों में प्रवेश करने के बाद यूपीआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए एनपीसीआई के प्रयास का अनुसरण करता है। यह सहयोग वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाने के लिए ध्यान केंद्रित करेगा। विशेष रूप से वंचित आबादी के लिए 2025 तक अपेक्षित भुगतान उपकरणों से पूर्ण अंतर संचालियता के साथ यह करेगा। एनपीसीआई, तो एनपीसीआई के बारे में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली संचालन के लिए एक समग्र संगठन है। आरबीआई और भारतीय बैंक संघ आईबीए द्वारा भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना के विकास हेतु स्थापित किया गया था। विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 की बात को फिर से मानते हैं, डाउन टू द अर्थ लिया है इसने स्टेटमेंट को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 को लॉन्च करते हुए वैश्विक प्रवासन पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलावों का खुलासा करती है, जिसमें विस्थापित लोगों की रिकॉर्ड संख्या और अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण में बड़ी वृद्धि शामिल है। वर्ष 2000 में IOM प्रत्येक 2 वर्ष में अपनी प्रमुख प्रवासन रिपोर्ट को पेश करता है। मुख्य विशेषताएं, वर्ष 2000 और 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण 650%। अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण कितना, 650, याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण 2000 से 22 साल में 650% बढ़कर 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुकी है, जिसमें भारत को वर्ष 2022 में सबसे अधिक 111 अमेरिकी बिलियन डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेषण भारत ने शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्त करता देश में भारत है, 1 पे, 2 पे मैक्सिको, याद रखिए, और चीन 3 पे। भारत के बाद मैक्सिको अवश्य याद रखिए, और चीन, मैक्सिको और चीन। 831 बिलियन की प्रेषण में से 647 बिलियन प्रवासियों द्वारा निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भेजे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेषण प्राप्त कौन करता है, भारत, मॉरिशस, चीन। दुनिया में कई हिस्सों में जलवायु और मौसम संबंधी आपदाओं के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन भी हुआ है। अधिकांश प्रवासन नियमित, सुरक्षित और क्षेत्रीय रूप से केंद्रित होता है, जो सीधे अवसरों पर आजीविका से जुड़ा होता है। वर्ष 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों में बड़े प्रवासी के साथ भारत विश्व में सबसे बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों लगभग 18 मिलियन के साथ मूल स्थान है, यानी प्रथम स्थान है। भारत का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने की संभावना प्रबल है। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2023 में जापान को पीछे छोड़ते दुनिया की तीसरी बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना। भारत 2015 की तुलना में 9वें स्थान से ऊपर आकर तीसरे पे पहुंचा है। सौर ऊर्जा में भारत जो है हमारा 3 नंबर पे पहुंचा है, गर्व की बात है। जापान के 110 बिलियन यूनिट की तुलना में भारत ने 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया, और इस प्रकार 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 5.5%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है रहा। भारत ने वर्ष 2023 में अपनी 5.8% बिजली जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न की थी। रिपोर्ट से अनुमान लगाया गया कि 2024 में जीवाश्म ईंधन उत्पादन में गिरावट आएगी, और यह प्रवृत्ति अन्य वर्षों में भी जारी रहेगी। 2023 में जीवाश्म ईंधन उत्पादन में गिरावट आएगी। 2023 में अतिरिक्त वैश्विक और सौर ऊर्जा उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 5.1% थी। चीन जो है वह 156
TWH संयुक्त राज्य अमेरिका प्लस 33 TWH, ब्राज़ील प्लस 22 TWH के बाद भारत ने 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वृद्धि यानी कि प्लस 18 टेरावाट घंटे, इसी को TWH बोलते हैं, टेरावाट घंटे TWH, MWH मेगावाट घंटे, तो TWH टेरावाट घंटे, यानी इसने प्लस 18 टेरावाट घंटे की वृद्धि की है। दुनिया की चौथी वृद्धि हासिल करने में चौथी है। एक पे चीन है 156, बहुत ज़्यादा। अमेरिका जो 2 पे है मात्र 33, लेकिन भारत जो है 3 पे। हो सकता है ब्राज़ील और अमेरिका को छोड़ते हुए 2 पे आ सकता है बहुत जल्द। और शीर्ष 400 विकास करने वाले देशों ने मिलकर 2023 में 75% हिस्सेदारी वृद्धि को हासिल किया है। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2015 में भारत की बिजली 0.5% से बढ़कर 2023 में 5.8% हो गई है। जहां 2015 में भारत की बिजली में सौर ऊर्जा का जो योगदान था वह 0.5% था, वह अब 0.5 बदल गया है 5.8 में है, 5.8 में। 2023 तक भारत नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य 3 गुना बढ़ाने वाले देशों में से एक है। यानी एम्बर के अनुसार इस क्षमता लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत और वार्षिक क्षमता वृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता है। वेस्ट नाइल फीवर क्या है? वेस्ट नाइल फीवर देखते हैं। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने 3 जिलों त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड कहाँ? त्रिशूर, मलप्पुरम, कोझिकोड, यहीं पे आया था हमारा वास्को डी गामा। वेस्ट नाइल बुखार के मामलों की पुष्टि के बाद अलर्ट जारी किया। तो वेस्ट नाइल बुखार कहाँ? केरल में। केरल के 3 जिले त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड। बाकी वेस्ट नाइल फीवर, तो यह वेस्ट नाइल फीवर जो है नाइल वायरस से नाइल वायरस से होने के कारण यह एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों को काटने से होता है। वेस्ट नाइल फीवर WNF एक मच्छर जनित एकल RNA वायरस है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। वायरस जो होता है ना, बाकी सारे सजीव में DNA RNA दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन वायरस एक ऐसा चीज़ है जिसमें या तो RNA रहेगा या तो DNA रहेगा। तो वायरस या तो DNA वायरस होगा, नहीं तो RNA वायरस होगा। तो हमारा जो यह वेस्ट नाइल फीवर है यह RNA वायरस है। इस चीज़ को ध्यान रखकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेस्ट नाइल वायरस, कोरोना, ये सब कौन सा वायरस है? तो RNA वायरस है। यह RNA से विकसित वायरस है। क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर, ये क्या आ गया भाई? क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। WHO ने फ्लेवी वायरस जीनस का सदस्य और फ्लेविविरिडे परिवार के जापानी एन्सेफलाइटिस एंटीजेनिक और कॉम्प्लेक्स से संबंधित इसको बताया है। यह पक्षी WNV के प्राकृतिक मेजबान है। मच्छर जब संक्रमित पक्षियों के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है तो वह संक्रमित हो जाता है। मच्छर किससे? जब संक्रमित पक्षियों के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है तो मच्छर भी संक्रमित होता है, और इन मच्छरों के काटने से मनुष्य और जानवर वायरस का संचार होता है। इस प्रकार से ये लोग भी ग्रसित होते हैं। घरों में इस्तेमाल के लिए टीके उपलब्ध है, लेकिन लोगों के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। संक्रमित क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। यानी एक व्यक्ति में वायरस फैला, मच्छर एक व्यक्ति को काट कर दूसरे में जाता है, वहाँ भी फैलेगा। इसका ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो वेस्ट नाइल संक्रमण जो है यह बहुत पुराना मच्छर है। पहली बार 1937 में युगांडा में। कहाँ? तो वेस्ट नाइल संक्रमण के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो हिस्ट्री से जोड़ के पूछेगा। पहली बार 1937 में। कहाँ? युगांडा की राजधानी रवाला या इसे कुछ है। केरल में इसका पहली बार 2011 में पता चला था। बाद में 2022 में त्रिशूर जिले में एक 47 वर्षीय व्यक्ति को वेस्ट नाइल वायरल संक्रमण से मौत सामने आई थी। 80% संक्रमित लोगों में यह बीमारी लक्षणहीन होता है, इसके कोई लक्षण मिलते नहीं। 20% लोगों में लक्षण में बुखार, सिर दर्द, थकान और दर्द, मतली, दाने, सृजन, ये सब शामिल है, जो पता भी नहीं चलेगा कि वायरल इन्फेक्शन है। RNA वायरस से ध्यान रखें। इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक किया परीक्षण। तो भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक या एडिटेड मैन्युफैक्चरिंग तकनीक, आमतौर पर 3D प्रिंटेड के रूप में जाना जाता है, की मदद से बनाए गए तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और यह जो है इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के ऊपरी चरण यानी PS4 के उपयोग के लिए किया गया है। PS4 इंजन को इसरो द्वारा 3D प्रिंटेड का उपयोग करके उत्पादन के लिए पुनः डिजाइन किया गया है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसको AM बोलते हैं, तो 3D प्रिंटेड या AM, 3D प्रिंटिंग या AM एक ऐसी प्रक्रिया है, तकनीक है जो परत दर परत त्रिआयामी वस्तुओं को बनाने के लिए कंप्यूटर निर्मित डिजाइन का उपयोग करती है। 3D यह एक योगात्मक प्रक्रिया है और इसमें प्लास्टिक, कंपोजिट या जैव सामग्री जैसी सामग्री की परतें बनाई जाती है जो आकार में कठोर और रंग में भिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए यह बनाई जाती है।
एएम प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, तो इसका उपयोग कहाँ होता है? अनुप्रयोग मतलब इसका उपयोग, तो इसका उपयोग स्वास्थ्य देखभाल में यानी कस्टम में, प्रत्यारोपण, ट्यूमर मॉड्यूल, सर्जिकल उपकरण इत्यादि में, वहीं एरोस्पेस और रक्षा, तो एयरफ्रेम, लैंडिंग गियर, ड्रोन इत्यादि जैसे घटक में, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, पहनने योग्य उपकरण, रोबोट आदि में। इसके महत्व क्या क्या है? तो इसके महत्व है कि नया इंजन अब 97% कच्चे माल की बचत करता है और उत्पादन समय 60%, उत्पादन के टाइम में भी घटाकर 60% कम समय लेता है। परीक्षण में जो सफल प्रशासन के बाद लेजर पाउडर बेड फ्यूजन तकनीक के उपयोग से तैनात भागों की संख्या 14 से कम होकर 1 हो गई है, जिसमें 19 वेल्ड जोड़ समाप्त हो गए हैं, जिससे प्रति इंजन कच्चे मालों के उपयोग में काफ़ी बचत हुई है। बाकी महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय संघ का पहला कानून जो है वह पारित हुआ है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून, कौन? यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन संघ ने हिंसा से निपटने के लिए महिलाओं के लिए अपना पहला कानून पारित किया। महिलाओं के लिए पहला कानून कौन पारित किया? यूरोपियन संघ के देशों ने। और यह कानून सभी यूरोपियन संघ के सभी राज्यों की महिलाओं के जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी प्रथाओं का अपराधीकरण के लिए अनिवार्य मानता है, यानी यह अपराध की श्रेणी में इसको डाला है। इसके मुख्य प्रावधान क्या है? तो नव स्वीकृत कानून विभिन्न प्रकार के अपराधों को संबोधित करके महिलाओं के लिंग आधारित हिंसा से बचाने का प्रयास है। यह कानून बच्चों सहित घरेलू दुर्व्यवहार के पीड़ितों के लिए सहायता प्रदान करना और सुरक्षा सुधारों को प्राथमिकता देता है। इस नए कानून में विशेष रूप से साइबर अपराधों के लिए प्रावधान किए गए। इस कानून के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर 5 साल तक की अवधि का कारावास का प्रावधान किया गया। यूरोपियन संघ के देशों ने इस दिशा निर्देश को 3 वर्ष के अंदर अपनी राष्ट्रीय कानूनों में लागू करेगा। प्रभाव और इसके महत्व, तो समूचे यूरोपियन संघ में इन कानूनों को सामंजस्य से लिंग आधारित हिंसा के प्रति कानूनी प्रतिक्रिया मजबूत होने की उम्मीद है। यह सुनिश्चित होगी कि अपराधियों को गंभीर दंड का सामना करना पड़ेगा, जबकि पीड़ितों को व्यापक समर्थन भी मिलेगा। यूरोपियन यूनियन के बारे में देख ले तो 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक आर्थिक मंच है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरोपियन यूनियन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह 20 देशों का है, 25 देशों का है, 27 देशों का है, 29 देशों का है। यह एक राजनीतिक संघ है, यह एक आर्थिक संघ है, यह राजनीतिक और आर्थिक दोनों संघ है। तो यह 27 यूरोपियन देशों का राजनीतिक प्लस आर्थिक, क्वेश्चन को ध्यान में रखकर बनाने की आवश्यकता है और अभी से ध्यान देने की जरूरत है। राजनीतिक और आर्थिक संघ है, मंच है, जो कि 27 देश शामिल है इस यूरोपियन यूनियन में। स्थापना तो 1992-93 में क्या हुई थी? मास्ट्रिच की संधि हुई थी। कहाँ? मास्ट्रिच की संधि में स्थापित यूरोपीय संघ ने एकीकृत कानूनों के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार बनाया। इसने एकीकृत मतलब एक कानून को फॉलो करके एक अपने अंदर का बाजार बनाया, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक रूप से ध्यान दिया जाएगा। और 27 देशों ने इसमें कुल अभी तक भाग ले रखा है। 2023 के भारतीय अंतरिक्ष स्थिति का आकलन रिपोर्ट आया है ISSAR। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2023 के लिए अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR को जारी किया है। और इस प्रकार इसका क्या है मुख्य बिंदु? तो वैश्विक परिदृश्य में वर्ष 2023 में 212 लॉन्च ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप घटनाओं से उत्पन्न कुल 3143 ऑब्जेक्ट्स को अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट्स आबादी में जोड़ा गया। वहीं भारतीय परिदृश्य में यह वैश्विक परिदृश्य था। अभी भारतीय परिदृश्य देखें तो भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर अब तक 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है, जिनमें निजी ऑपरेटर, शैक्षणिक संस्थान के उपग्रह शामिल हैं। और इस प्रकार से वर्ष 2023 में इसरो ने सभी 7 प्रक्षेपण अर्थात यानी कि SSLV D2 D2 या E057 किया, LV M3 से M3, OneWeb 2, वही PSLV C55 से टेलियोस 2, LV M3 M4 से चंद्रयान 3 और PSLV C57 से आदित्य L1 जो है इसका सफल रहा है 31 दिसंबर 2023 तक। क्वेश्चन जनाब यहाँ से पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से अगर न हो तो नोट कर लीजिएगा कि इसमें कौन से कौन गया है। 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, इससे देखा है कई बार एग्जाम में। 31 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार को स्वामित्व वाले परिचालन उपग्रहों की संख्या यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और GEO यानी कि जियो सिंक्रोनियस अर्थ ऑर्बिट में 29 है। 2023 के अंत तक 3 भारतीय गहरे अंतरिक्ष मिशन भी सक्रिय थे, अर्थात चंद्रयान 2 ऑर्बिट और आदित्य L1 और चंद्रयान 3। कम से कम इसका तीनों का याद होना जरूरी है। अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता SSA, अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता अंतरिक्ष में प्राकृतिक और मानव निर्मित ऑब्जेक्ट्स की स्थिति का व्यवहार को समझने एवं निगरानी करने से संबंधित है। इसमें ग्रह, क्षुद्रग्रह, उपग्रह, अंतरिक्षयान, मलबे और धूमकेतु जैसी ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना है और उनकी रक्षा, गति, ऊंचाई, रोटेशन, अन्य विशेषताओं का डेटा इकट्ठा करना शामिल है।
पशु कूटनीति। हाल ही में मलेशिया ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपनी छवि में सुधार के लिए ऑरंगुटैन डिप्लोमेसी का सहारा लेने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य रणनीति का उद्देश्य मलेशिया की छवि को जंगली जानवरों की सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को चैंपियन बनाकर इसे बढ़ाना है। यह पाम ऑयल के टिकाऊ उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा। तो पाम ऑयल यहाँ पे होता है, इसलिए इसके टिकाऊ उत्पादन को इसका प्रोत्साहित करना इसका एक उद्देश्य है। और साथ में ओरंगुटान को बचाने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर जो है वह काम करना यह चाहता है। ध्यान रखिएगा। चीन की सफल पांडा कूटनीति से प्रेरित होकर मलेशिया ओरांगुटान को कुछ मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के संकेत के रूप में देखता है। ओरांगुटान देखते हैं, ओरांगुटान क्या है? उष्णकटिबंधीय। कैसा? उष्णकटिबंधीय। वर्षा वन के वृक्षों के बीच रहती है ओरांगुटान। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के वृक्षों के बीच यह उपजता है। यह केवल बोर्नियो यानी कि मलेशिया, इंडोनेशिया, साथ में सुमात्रा, इंडोनेशिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। ओरांगुटान या संरक्षण स्थिति IUCN की बात को अगर ध्यान रखें तो यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में पहुंच चुका है। सांस्कृतिक आपदा प्रदान। तो जानवरों को साझा करना या उपहार में देना विभिन्न संस्कृतियों को समझ और प्रशंसा को बढ़ावा दे सकता है। सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। तो सार्वजनिक कूटनीति और सहभागिता। अनुच्छेद 39B क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों ने संविधान की पीठ और इस प्रश्न की जांच करी है कि क्या निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन माने जाएंगे। क्या निजी संपत्ति जो है वह किसी समुदाय का भौतिक संसाधन माना जाएगा? जैसा कि अनुच्छेद 39B में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि अनुच्छेद 39B राज्य को नीति निर्देशक तत्व है और इस प्रावधान की व्याख्या के लिए इतने व्यापक अर्थ में नहीं की जानी चाहिए कि इसमें निजी अधिकारों के लिए कोई सुरक्षा ही न बचे। अनुच्छेद 39B कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए कि आम हित की पूर्ति हो सके। साथ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP अनुच्छेद 39B में कहता है कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के लिए धन और उत्पादन के संसाधनों को सामान्य हानि के लिए केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 39B से क्वेश्चन आ सकता है, क्या इसका यूज अधिक हुआ है, चर्चा में जो रहता है क्वेश्चन वहीं से उठने की संभावना अधिक रहती है। भारत के लिए कृषि निर्यात में गिरावट देखने को मिली है। तो अनाज चीनी से लेकर प्याज तक कई वस्तुओं पर शिपमेंट प्रतिबंधों के कारण 31 मार्च 2024 तक समाप्त वित्त वर्ष में भारत में कृषि निर्यात में 8.2% की गिरावट देखने को मिली। इसका कारण क्या था? तो मुख्य बिंदु देखते हैं। कृषि निर्यात में $53.15 बिलियन था 2022-23 में, जो 23-24 में $48.82 बिलियन बचा, यानी कि गिरी। वित्त वर्ष 23-24 के दौरान भारत में कृषि आयात जो था 7.9% की गिरावट देखने को मिला था और 22-23 में यह $35.7 बिलियन था, जो घटकर $32.8 बिलियन हो गया। यानी डाटा अगर पूछे तो ये होगा, गिरावट पूछे तो परसेंटेज में होगा, इससे घटा दिया जाएगा इसमें से, तो वो आंसर हो जाएगा, यानी $2.9 बिलियन। गिरावट वाली निर्यात वस्तु में जो निर्यात करते थे उसमें गिरावट हुई। तो निर्यात हम क्या करते हैं? चीनी, गैर बासमती चावल और गेहूं, प्याज, इसमें गिरावट देखने को मिली है। कुल कृषि निर्यात में गिरावट का कारण क्या है? तो प्रमुख वस्तुओं पर प्रतिबंध, जैसे कि चीनी निर्यात पर सरकारी प्रतिबंध लगा है। जुलाई 2023 में गैर बासमती चावल के निर्यात पर सरकारी प्रतिबंध लगा है, इस वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली है। वैश्विक मूल्य परिवर्तन। तो 2013-14 और 19-20 के बीच कृषि वस्तुओं की कीमतों में वैश्विक गिरावट ने भारत के निर्यात को कम प्रतिस्पर्धा बनाया है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। खाद्य मूल्य सूचकांक में 119.1 अंक से गिरकर 96.5 अंक पे आ गया है, जिसका निर्यात राजस्व प्रभावित हुआ है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्यापार की सांख्यिकीय समीक्षा के अनुसार 2022 में भारत के कृषिगत निर्यात और आयात की वैश्विक कृषि व्यापार में हिस्सेदारी 2.4% और 1.9% रही थी। विश्व में कृषि निर्यातकों में देशों की सूची में भारत जो है वह 90 नंबर पे है। दुनिया का सबसे गहरा जो है वह ब्लू होल। तो कहाँ है? हाल ही में शोधकर्ताओं ने युकाटन प्रायद्वीप पर दुनिया का पूर्वी तट पर मेक्सिको की चेतुलम खाड़ी में विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है, जो आमतौर पर ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। कहाँ पे खोजा? तो युकाटन प्रायद्वीप है, दक्षिण पूर्वी तट मेक्सिको की चेतुलम खाड़ी में विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल, जिसका नाम ब्लू होल ही है, इसे ब्लू होल के नाम से ही जाना जाएगा। और यह जो है यह इसके मूल बिंदु तो
तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट यानी कि 420 मीटर नीचे है, जो दक्षिणी चीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक गहरा है। 13,660 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस विख्यात पानी के नीचे गुफा का नाम जो है वह इस गुफा का नाम तामजा रखा गया है, जिसकी माया भाषा में अर्थ है गहरा पानी। जिसकी माया भाषा में अर्थ क्या है? गहरा पानी। तामजा का अर्थ होता है गहरा पानी माया भाषा में। ब्लू होल जल से भरी ऊर्ध्वाधर गुफाएं होती है जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है और आधार जो है वह सैल और चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसी घुलनशील पदार्थों से बनी होती है। ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं जो ब्लू होल क्या है? ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं जो हिम युग के दौरान हजारों वर्षों में हिम नदों के बहाव के दौरान निर्मित हुई थी। भीम पोर्टेबल अस्पताल, तो इसको देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने आगरा में भीष्म आगरा में कहा भारतीय वायुसेना ने इंडियन एयरफोर्स ने कहा आगरा में भीष्म पोर्टेबल कौन सा भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का सफल परीक्षण किया। भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स प्रोजेक्ट भीष्म का नाम है और व्यापक पहल का एक हिस्सा है। इसमें सहयोग हित मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल, जिसे 200 तक के हताहतों के इलाज के लिए तैयार किया गया है, जिसमें त्वरित प्रक्रिया और व्यापक देखभाल पर जोर दिया गया। मुख्य विशेषता सहायता क्यूब कई नवीन उपकरणों से सुसज्जित है जो आपात स्थिति के दौरान आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सीय सहायता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह क्षेत्र जो है वह चिकित्सीय सेवा के प्रभावी समन्वय, वास्तविक समय की निगरानी और कुशल प्रबंधन की सुविधा के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत करता है। पूरी इकाई में 72 आसानी से परिवहन योग्य घटक होते हैं, जिसमें आसानी से हाथ, साइकिल या यहाँ तक कि ड्रोन द्वारा ले जाया जाता है। ये जो क्यूब्स मजबूत, जलरोधक और हल्के होते हैं, इन्हें विभिन्न विन्यासों के लिए डिजाइन किया जाता है। रामचरितमानस पंचतंत्र हृदयालोक स्थान को यूनेस्को ने विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय स्मृति रजिस्टर में शामिल किया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, उठने की संभावना 100% है, 90 नहीं 100%। रामचरितमानस पहला है, दूसरा है पंचतंत्र और हृदयालोक स्थान इसी में फंसेंगे बच्चे। हृदयालोक स्थान को यूनेस्को के विश्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र के स्मृति रजिस्टर में शामिल किया है। हाल ही में रामचरितमानस पंचतंत्र और सहृदयालोक स्थान को यूनेस्को के विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में स्मृति में शामिल किया गया है, जो कि देश की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि है इस रूप में देखने को मिलता है। सहृदयालोक स्थान, पंचतंत्र और रामचरितमानस क्रमशः आचार्य आनंदवर्धन। तो सहृदयालोक स्थान के अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कैसे? पंचतंत्र विष्णु शर्मा सभी को पता है। रामचरितमानस जो है रामचरित्रमानस, राम के चरित्र का मानस इन्होंने लिखा था, तुलसीदास, जानते होइएगा। कुछ लोग फंस जाते हैं इसमें भी। सबसे ज़्यादा फंसने वाला क्वेश्चन यह आ गया सहृदयालोक स्थान, जिसको आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहृदयालोक स्थान के लेखक कौन है? तो आचार्य आनंदवर्धन। इस क्वेश्चन को 1000% याद कर लीजिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक के दौरान इसकी घोषणा की। साथ में उलान बटोर, कहाँ? मंगोलिया की राजधानी है शायद उलान बटोर। यहाँ आयोजित बैठक में सदस्य देशों की 38 प्रतिनिधियों के साथ 40 पर्यवेक्षक को नामित व्यक्ति भी इसमें शामिल हुए। इसके महत्व क्या है? तो यह वैश्विक सांस्कृतिक संरक्षण में एक कदम आगे बढ़ाने का संकेत देता है, जो भारत की साझा मानवता का आकार देने वाला विविध आख्यानों और कलात्मक अभिव्यक्तियों को पहचानने और उसकी सुरक्षा को महत्व का उजागर करता है। साथ में यूनेस्को को विश्व स्मृति कार्यालय दुर्लभ और संकटग्रस्त दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करने और वहां तक पहुंच और उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल है। साथ में नैनीताल जंगल में आग तथा बाम्बी बकेट, अब इसको अच्छे से समझें। हाल ही में उत्तराखंड में एक नैनीताल जिला जहां जंगल में आग लगी, भीषण आग फैल गई। इस कारण भारतीय वायुसेना ने भीषण आग पर काबू पाया और कर्मियों को MI-17 हेलीकॉप्टर इसके लिए भेजना पड़ा था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आग पर काबू करने के लिए भारतीय वायुसेना ने किस हेलीकॉप्टर का उपयोग किया था? तो MI-17। बाबी बकेट के बारे में देखते हैं। यह जिसे हेलीकॉप्टर बकेट या हेलीकॉप्टर के रूप में भी जाना जाता है, नैनीताल के पास स्थित भीमताल झील से पानी एकत्र करने के लिए बनाई गई और इसे जलते हुए जंगलों पर डाला गया है। आगे बाम्बी बकेट उस हिसाब से बना के पानी डाला जाता है। यह एक विशेष हवाई अग्निशमन उपकरण है जिसका उपयोग 1980 के दशक में यह किया गया था। बाम्बी बकेट यह मूलतः हल्का फुल्का कंटेनर है जो हेलीकॉप्टर के नीचे से पानी को लक्षित क्षेत्रों में छोड़ता है। बाम्बी बकेट विशेष रूप से जंगली आग लड़ने में सहायक और यह जमीन से पहुंचना मुश्किल या असंभव है। नेपाल में भारतीय क्षेत्रों के दर्शन करने वाले नए करेंसी नोट जारी करेगा। तो भारतीय क्षेत्रों के दर्शन करने वाले नए करेंसी नोट को जारी करने वाला देश अभी हाल में कौन है? नेपाल। याद रखें, 100 रुपये के नए नोट को छापने की घोषणा करी है
जिस पर एक मानचित्र अंकित होगा जिसमें भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, लिम्पुयाधुरा और काला पानी को दिखाया जाएगा और इस कदम को भारत ने विरोध किया है इसका। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो पृष्ठभूमि देखते हैं लिपुलेख, काला पानी और लिम्पुयाधुरा। जो लोग पढ़ रहे हैं वो काफ़ी समय से उनको पता होगा। भारत ने नवंबर 2019 में अपने मानचित्र में इसको शामिल किया, भारत ने शामिल किया। मई 2020 में नेपाल सरकार ने देश के एक अन्य अद्यतन राजनीतिक मानचित्र को जारी किया है। जब नवंबर 2019 में भारत इसको अपना क्षेत्र बताता है तो इसकी प्रतिक्रिया में 5-6 महीने बाद मई 2020 में नेपाल सरकार ने एक अपना अद्यतन नक्शा जारी करता है, मैप जारी करता है। उस मैप में उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पुयाधुरा और लेपुलेख तीनों जगह उत्तराखंड में है। इसको यह नेपाल का हिस्सा बताता है वो अपने मैप में। और नेपाल में 1816 में एक सुगौली की संधि हुई थी। इस संधि के आधार पर अपना दावा इस पर जताया नेपाल ने, कहा कि यह हमारा है। और संधि के अनुसार लिम्पुयाधुरा, काला पानी और लिपुलेख सहित काली महाकाली नदी के पूर्व का जो क्षेत्र है वह नेपाल का है, पश्चिम का क्षेत्र भारत का है। तो इस प्रकार से भारत ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच 1950 की शांति मैत्री संधि ने सुगौली की संधि को रद्द किया था। तो भारत अपना दावा पेश करता है कि हमने 1950 में आज़ादी के बाद जो शांति मैत्री संधि, याद रखिएगा, भारत किस आधार पर दावा करता है, शांति मैत्री संधि के आधार पर, जो और नेपाल सुगौली की संधि 1816 और शांति मैत्री संधि 1950 में। तो यह जो है सुगौली की संधि को रद्द करता है। तो भारत भी अपने जगह पे सही है। नेपाल का अर्थ है, वैसे भी भारतीय का पक्ष लेंगे। नेपाल का तर्क है कि 1923 में नेपाल की ब्रिटेन मैत्री संधि जैसी संधियों ने ब्रिटिश शासन के युग के दौरान उसकी संप्रभुता की दृष्टि की थी। भारत की प्रतिक्रिया है कि भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे एकतरफा कार्रवाई कहा और नेपाल द्वारा क्षेत्रीय दावों के कृत्रिम विस्तार को अस्वीकार किया। यह उसका एक तरह से कृत्रिम विस्तार है, इसको भारत ने अस्वीकार कर दिया। भारत ने कहा कि नेपाल की इस कदम की स्थिति या ज़मीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आएगा, जो है वैसा ही रहेगा। भारत दो टूक में नेपाल सरकार के इस निर्णय को स्थानीय राजनीतिक हितधारकों से पूरा समर्थन नहीं मिला, वहाँ के स्थानीय लोगों से भी समर्थन नहीं मिला। कुछ पूर्व राजनयिक और नेपाल के केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नरों ने इसे अविवेकपूर्ण और उत्तेजक कहा। सही है कहा। भविष्य पोर्टल। हाल ही में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशनभोगियों के लिए सक्रिय और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से भविष्य पोर्टल जारी किया। इस भविष्य पोर्टल का लक्ष्य देखें तो सभी सेवानिवृत्त जो बकाया या भुगतान हो गए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ की डिलीवरी हो। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है, तो भविष्य प्रणाली व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पेंशन स्वीकृत भुगतान प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रदान करता है। पेंशन की प्रोसेसिंग के लिए फॉर्म जमा कर सकता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को SMS ईमेल के माध्यम से पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया की प्रगति के बारे में सूचित करता है। यह प्रणाली पारदर्शिता और सुनिश्चितता करने के लिए पेंशन भुगतान में होने वाले देरी को रोकने के लिए है। वैध हिंदू विवाह के लिए आवश्यक अनुष्ठान। तो हाल में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह की प्रकृति को रेखांकित किया और इसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक वैध समारोह के लिए बिना मान्यता नहीं दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी। अधिनियम की धारा 7 में हिंदू विवाह के समारोह को सूचीबद्ध किया जिनका विवाह वैध होने के लिए पालन किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कानून की नज़र में, अगर विवाह को वैध नहीं मानते तो कानून की नज़र में वे शादी वैध नहीं माने जाएंगे। और हिंदू विवाह को पंजीकृत बोला है करने। पंजीकरण के बाद विवाह की वैधता के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित अनुष्ठानों का पालन आवश्यक है। उदाहरण के लिए सप्तपदी समारोह वैधता के लिए आवश्यक है। सप्तपदी में पवित्र अग्नि के 7 फेरे चारों ओर जो होते हैं वही सप्तपदी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सप्तपदी क्या है, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन ऐसे ही उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह को एक पवित्र संस्कार माना है। भारतीय समाज में इसके महत्व और पारिवारिक इकाइयों की स्थापना में इसकी भूमिका पर जोर दिया है। विवाह कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं है, यह पुरुष और महिला के बीच वैवाहिक बंधन की शुरुआत को चिन्हित करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है जो भारतीय समाज की मूलभूत इकाई है और परिवार की नींव बनाती है। परिवार की नींव है विवाह को। सुप्रीम कोर्ट ने परिवार की नींव किसको माना है, तो विवाह को। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुपतित्व और बहु विवाह को खारिज किया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये भी ध्यान रखें कि हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था, 1955 में। यह हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानून का संहिताबद्ध है, यानी कि उसका यह संविधान है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या है, कानून का, भारत के हिंदुओं के विवाह का कानून का किताब है हिंदू विवाह अधिनियम। यह जब इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और अन्य लोगों पर लागू होता है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी कानूनों द्वारा शासित नहीं होता है। स्पष्टीकरण या महत्व को देखें तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी विवाह पंजीकरण और अनुष्ठान से संबंधित कानूनी व्याख्याओं की स्पष्टता और आवश्यकता पर जोर देती है। यह फैसला
वैवाहिक संबंधों की व्यापक मान्यता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं के साथ जोड़ने के महत्व को उजागर करती है। साथ में अनुष्ठातित विवाह क्या होता है? तो अनुष्ठान से युक्त विवाह संपन्न कराने का तात्पर्य उचित अनुष्ठानों के साथ एक आधिकारिक विवाह समारोह के प्रदर्शन से है। भारत में विवाह मुख्य रूप से व्यक्तिगत कानून और 1954 के विशेष विवाह अधिनियम क्या है, SMA द्वारा शासित होता है। व्यक्तिगत कानून अनिवार्य रूप से धर्म द्वारा निर्धारित प्रथा है। तो व्यक्तिगत कानून क्या है? धर्म द्वारा निर्धारित प्रथाएं हैं, और ये प्रथाएं जो है प्रत्येक धर्म में विवाह के लिए आवश्यकताओं का अपना सेट होता है। जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो विवाह को वैध माना जाता है। हालांकि मुस्लिम कानून के तहत विवाह अनिवार्य रूप से एक संविधात्मक दायित्व है। इसका निष्कर्ष तो विवाह की वैधता से संबंधित जटिल कानूनों को समझना इसके साक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं और कानूनी अनुमानों को समझने में महत्व रेखांकित करती है। कोविशील्ड वैक्सीन के दुर्लभ दुष्प्रभाव। तो हाल में कोविड-19 महामारी के लिए कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया कि टीकाकरण के संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इस दुर्लभ दुष्प्रभाव में क्या हो सकता है? तो कोविशील्ड ने कहा कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया? यह एक दुर्लभ रक्त के थक्के जमने का विकार का कारण बन सकता है। इस स्थिति के कारण प्लेटलेट्स काउंट गिर सकती है और अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। साथ में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम क्या है? तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS एक वैक्सीन प्रेरित प्रोथ्रोम्बोटिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया VIPIT या वैक्सीन प्रेरित इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी से कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जो है, यह थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस एक दुर्लभ स्थिति है जो कम प्लेटलेट्स काउंट यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ मिलकर रक्त के थक्के थ्रोम्बोसिस का गठन की विशेषता करता है। यानी TTS सूचीबद्ध लक्षणों में सांस की तकलीफ, सीने में तकलीफ, उंगलियों और पैरों की उंगलियों में चकत्ते के रूप में त्वचा का मलिनीकरण, मोटे लाल धब्बे, सुस्त सिर दर्द, शरीर की विशेष हिस्सों में शून्यता, ये सब शामिल है। एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड क्या है? कोविशील्ड 19 की वैक्सीन जिसे कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। भारत ने एस्ट्राजेनेका द्वारा उत्पादित वैक्सीन का विपणन सीरम मतलब जो एस्ट्राजेनेका बनाया था उसका कॉपी सीरम इंस्टीट्यूट ने किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय पुणे में है, इसने किया था और कोविशील्ड ब्रांड नाम के तहत इसका किया था। भारत में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को ही संभावित थ्रोम्बोलिक घटनाओं की संख्या प्रति मिलियन खुराक 0.61 थे। WHO की टिप्पणी आई, यानी WHO ने इस बात की पुष्टि की कि कोविशील्ड टीकाकरण के बाद कुछ मामलों में TTM की सूचना मिल रही है। हालांकि WHO ने नवीनतम आंकड़ों के आधार पर कहा कि कोविशील्ड टीकों के साथ TTM की जोखिम बहुत कम प्रतीत होती है। भारत में मामले को देखें तो भारत में टीकाकरण अभियान के दौरान ली गई 220 करोड़ खुराकों में 79% से अधिक कोविशील्ड है, लगभग 80। और 2021 में भारत में कुल 36 TTS मामले तथा 18 की मौत की पुष्टि हुई है। एस्ट्राजेनेका की प्रतिक्रिया, इसमें एस्ट्राजेनेका इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है कि UK की कंपनी के खिलाफ लाए गए एक मुकदमे के बाद एस्ट्राजेनेका ने अदालती दस्तावेजों में TTS के बारे में बात की। एस्ट्राजेनेका ने इस बात से इनकार किया कि TTS सामान्य स्तर पर वैक्सीन के कारण होता है। हालांकि इसमें बहुत ही दुर्लभ मामलों में इस टीकाकरण के परिणामस्वरूप TTS की संभावना को फाइनली किया। जलवायु परिवर्तन और श्रम उत्पादकता पर इसका क्या प्रभाव है? तो जलवायु परिवर्तन और श्रम उत्पादकता पर इसका प्रभाव, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने नवीनतम रिपोर्ट बदलते माहौल में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित पर प्रकाशित किया। यह रिपोर्ट सुनिश्चित करने की आवश्यकता इस ओर इशारा करती कि श्रम जो है वह जलवायु रोधी हो। रिपोर्ट की मुख्य विशेषता थी कि दुनिया की 1/3 से अधिक आबादी सालाना अत्यधिक गर्मी के संपर्क में रहती है, जिससे लगभग 23 मिलियन लोग काम से संबंधित चोटों का शिकार हो जाते हैं। ILO ने जलवायु परिवर्तन के 6 प्रमुख प्रभावों की पहचान की है। जलवायु परिवर्तन के 6 ILO क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए 6 मानकों का निर्धारण कौन तय किया है? तो अभी ILO ने किया है। उन 6 आयामों में कौन कौन है? तो देख सकते हैं, चरम मौसम की घटनाएं, सौर पराबैंगनीकरण, कार्यस्थल पर वायु प्रदूषण, वेक्टर जनित रोग, कृषि रसायन का उपयोग और गिग इकोनॉमी श्रमिक। इन 6 चीज़ों को ध्यान रखें। क्वेश्चन ILO ऑप्शन 1 से अधिक के साथ आ सकता है। कृषि क्षेत्र, तो विश्व स्तर पर औपनिवेशिक कृषि श्रम क्षेत्र में गर्मी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है और विशेष रूप से विकासशील देश जहां श्रमिकों को अक्सर पर्याप्त मौसम सुरक्षा का अभाव होता है। यानी सबसे ज़्यादा गर्मी से ग्रसित कौन है? कृषक।
साथ में MSME क्षेत्र यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र देश में लगभग 21% कार्यबल में 123 कार्यबल या 123 मिलियन से अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है। इस क्षेत्र से अत्यधिक अनौपचारिकीकरण होने के कारण श्रमिकों की स्थितियाँ बहुत कम या कोई निगरानी नहीं की गई है जिससे कि वे गर्मी के खतरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो सकें। भवन और निर्माण लगभग 70 मिलियन श्रमिक के साथ भारत में निर्माण क्षेत्र को शहरी ताप द्वीप प्रभाव का सामना करना पड़ा है। निर्माण श्रमिकों को शारीरिक चोटों और अस्थमा जैसे वायु प्रदूषण संबंधी स्वास्थ्य खतरों की भी सर्वाधिक संभावना बनी रहती है। कार्यस्थल सुरक्षा संबंधित कानून तो भारत ने 13 से अधिक केंद्रीय कानूनों की एक श्रृंखला शामिल की है जिसमें कारखाना अधिनियम 1948, श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923, साथ में बगान श्रम अधिनियम 1951, ये सब में भी पूछ ले। कारखाना अधिनियम 1948, श्रम मुआवजा अधिनियम 1923 और बगान श्रम अधिनियम 1951 शामिल है। ILO निष्कर्ष में निकला। ILO रिपोर्ट जलवायु रोधी कार्य और श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नियामक ढांचा सुनिश्चित करने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। भारत में धर्म आधारित आरक्षण। भारत में चुनावी मौसम में इस बात पर विवादास्पद बहस चल रही है कि क्या धर्मनिरपेक्ष देश धर्म आधारित आरक्षण नीतियों को उचित ठहरा सकता है। तो आरक्षण और भारत का संविधान तो अनुच्छेद 15(1) विशेष रूप से राज्य को केवल धर्म और जाति, लिंग, नस्ल, जन्मस्थान के आधार पर आरक्षण नागरिकों के खिलाफ भेदभाव करने से रोकता है। इस चीज़ को ध्यान रखें, किन आधारों पर रोकता है। तो केवल धर्म, जाति, लिंग, धर्म, 5 चीज़ ध्यान रखिएगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। धर्म मूल वंश वही नस्ल है, मूल वंश मतलब नस्ल। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान 15 अनुच्छेद 15 5 प्रकार से, कहीं कहीं 4 होगा, कहीं कहीं 6 होगा, यहाँ 5 है। यहाँ पे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं होगा, यानी अन्य आधार पर नागरिक जो है भेदभाव कर सकता है, लंबाई के आधार पे, इन सब चीज़ों पे। प्रथम संविधान संशोधन अनुच्छेद 15(4) को इसमें जोड़ा गया, अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया, जिससे राज्य में नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान का जो है वह अधिकार दिया है। अनुच्छेद 16(4) जो है, अनुच्छेद 16(4) नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। तो उस राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधि अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आरक्षण मुहैया उस जाति को कराया जाता है। मुस्लिम आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी तो जस्टिस राजिंदर सच्चर समिति 2006। मुस्लिम समुदाय SC और ST जितना ही पिछड़ा है और गैर मुस्लिम OBC की तुलना में अधिक पिछड़ा था। तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा समिति 2007 में इसने अल्पसंख्यकों के लिए 15% आरक्षण का सुझाव दिया, जिसमें 10% विशेष रूप से मुसलमानों के लिए था। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में 27% OBC कोटा के भीतर अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% आरक्षण प्रदान करने का आदेश जारी किया। समानता और समता की अवधारणा तो भारत का संविधान समानता यानी सभी के लिए समान व्यवहार से हटकर समता की ओर चलता है। कानून के समक्ष समता है, इसमें कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण। तो कानून के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का जिक्र किया गया है, न कि विधि के समक्ष समानता। तो इसमें निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। कुछ समूहों के लिए विभेदक उपचार या विशेष उपायों की आवश्यकता हो सकती है। दूसरी ओर वास्तविक समानता का संबंध परिणामों की समानता से है। सकारात्मक कार्रवाई वास्तविक समानता के इस विचार को बढ़ावा देती है। कुछ राज्यों में धर्म आधारित आरक्षण, केरल जहां मुसलमानों को OBC श्रेणी में शामिल किया गया है, इसमें समग्र OBC आरक्षण के भीतर एक उप कोटा बन गया है। केरल में कर्नाटक जहां 1995 में OBC कोटा के भीतर 4% मुस्लिम आरक्षण को लागू इसने किया है। वहीं तमिलनाडु 2007 कानूनों के आधार पर 30% OBC कोटा के भीतर आरक्षण का प्रदान किया है, जो 3.5% आरक्षण के साथ मुसलमानों को उप श्रेणी में डाला है। इस प्रकार से धर्म आधारित आरक्षण के पक्ष में तर्क, धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने से समानता सिद्धांत का विस्तार उन धार्मिक अल्पसंख्यकों तक हो सकता है जो ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और वित्तीय स्थिरता में पीछे हैं। धर्म आधारित आरक्षण संभावित रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्थान कर सकता है जो सामाजिक आर्थिक समानताओं और असमानताओं का सामना करता है। विरुद्ध तर्क, धर्म के आधार पर आरक्षण विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करता है और सामाजिक एकता को कमजोर करता है। धर्म के आधार पर आरक्षण देना भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों का जो है वो विपरीत काम है। धर्म के आधार पर आरक्षण, धर्म आधारित आरक्षण अनजाने में धार्मिक रूपांतरण को बढ़ावा दे सकता है। एकदम सही बात है। केवल धर्म के आधार पर आरक्षण देना वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्तियों की सूक्ष्म आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है। आदर्श आचार संहिता, इसकी बात करें तो 18वीं लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान वरिष्ठ राजनेताओं द्वारा हाल में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया।
जिसमें आदर्श आचार संहिता की भावना कमजोर हुई है। प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और अनुच्छेद 324 जो है चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 324 किसको? चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता बनाई गई थी और एमसीसी के मूल सिद्धांतों में से एक ऐसी गतिविधियों को रोकना है जो मौजूदा सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकती है या सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकती है। इस प्रकार से अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों तक ही सीमित रही और अन्य राजनीतिक दलों के खिलाफ किसी भी असत्यापित आरोप या विकृतियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनाव कानून के तहत आचरण में शामिल नहीं होगा या अपराध नहीं करेगा। अतः यह निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है कि वह उन उल्लंघनों को शीघ्र जांच करे और उल्लंघनकर्ताओं को सजा दे, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करे ताकि चुनावी प्रक्रिया में शुद्धता, प्यूरिटी बनी रहे। साथ में ईसीआई द्वारा निवारक कार्रवाई। तो आदर्श आचार संहिता कानूनी रूप से लागू नहीं होने के बावजूद ईसीआई के पास उल्लंघन के लिए राजनीतिक दलों की मान्यता को निलंबित करने या वापस लेने का अधिकार है। आदर्श आचार संहिता के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि एमसीसी के पास कानून समर्थन का अभाव है जिससे शासन की सीमाएं और प्रभावशीलता संदिग्ध हो गई है। चुनाव आयोग के पास उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है जिससे कि कदाचार से निपटने के लिए उसकी क्षमता सीमित होती है। एमसीसी चुनावी कदाचार जैसे घृणास्पद भाषण, फर्जी अखबारों को रोकने में विफल रही है। कार्बन खेती क्या है? तो बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों और जलवायु लचीली टिकाऊ कृषि की खोज और बीज कृषि क्षेत्र में कार्बन ट्रेडिंग का चलन दुनिया भर में महत्वपूर्ण हो गया है। कार्बन खेती एक कृषि पद्धति है जिसका उद्देश्य वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना और इसे मिट्टी और वनस्पति से संग्रहित करना है। कार्बन खेती जलवायु परिवर्तन को कम करने के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसमें पुनर्योजी कृषि प्रथाओं को लागू करना शामिल है। कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देता है, जैसे कि कृषि वानिकी, कवर फसल, संरक्षण जुताई, खाद्य बनाना और विविध फसल चक्र इसके अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पुनर्योजी कृषि पद्धतियों का अनुप्रयोग के माध्यम से पारिस्थितिकीय तंत्र के स्वास्थ्य को बहाल करना और उर्वरता और मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। विभिन्न तकनीक। तो कवर फसल मिट्टी को ढकने के लिए नियमित फसल के बीच चक्रों में फलियां, घास जैसी कवर फसल लगाना है। कम जुताई वाली खेती, जुताई को कम या खत्म करने या बिना जुताई वाली प्रथाएं मिट्टी में कार्बन को बनाए रखने में मदद करती है, तो जुताई को कम किया जाए। कृषि वानिकी, पेड़ों और झाड़ियों को कृषि परिदृश्य में एकीकृत करना है। घूर्णी चराई, तो वनस्पति के पुनर्निर्माण के लिए पशुधन को विभिन्न चारागाहों में घुमाना। जैविक संशोधन, तो मिट्टी में खाद्य, गोबर, बायोचार मिलाने से मिट्टी में कार्बन का स्तर जो है बढ़ने लगता है। वहीं फसल चक्रण, एक क्रम में उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों को बदलना जिसमें कि गहरी जड़ वाले पौधे को शामिल किया जा सके और भूमिगत रूप से यह अधिक कार्बन को जो है वह अवशोषित करे, जमा करे। वही बात हुआ। कार्बन खेती के लाभ क्या क्या है? तो इसके अनेक लाभ देखने को मिल सकते हैं। कार्बन खेती के लाभ को देखते हैं तो जलवायु परिवर्तन में जो कमी आएगा, कार्बन कृषि पद्धति वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को मृदा और वनस्पतियों में एकत्रित करने में सहायता करता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाकर कार्बन भंडारण को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन में कमी लाई जा सकती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन में बदलकर कार्बन डाइऑक्साइड में कमी लाकर जलवायु परिवर्तन की समस्या को कुछ हद तक निदान किया जा सकता है। मृदा स्वास्थ्य, यानी कार्बन कृषि मिट्टी की गड़बड़ी को कम करने और जैविक सामग्री को बढ़ाने के मदद कर सकती है और इस एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रथाएं मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। याद रखें, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, यानी कृषि वानिकी और विविध फसल जैसी प्रथाएं कृषि भूमि पर उपलब्ध आवासों की विविधता को बढ़ा सकती है जिससे कि अधिक जैव विविधता का समर्थन किया जा सके। आर्थिक लाभ, मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य के समय के साथ अधिक पैदावार और कम लागत हो सकती है। इसके अतिरिक्त कार्बन की खेती लाभान्वित रूप से कार्बन के क्रेडिट के माध्यम से आय उत्पन्न कर सकती है। राष्ट्रीय घटनाक्रम, बॉस यहाँ से राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू होता है। देखते हैं टाइम कितना हुआ भाई साहब, अभी 54 मिनट हुआ है। कोशिश करते हैं कि इसको आधा घंटा में ख़त्म कर दे। एक वीडियो में रहे तो ठीक रहे, 1.5 घंटा की वीडियो हो, पूरे एक वीडियो में 15 दिन का 15, यानी 2 वीडियो में 1 महीने का ख़त्म। ये 15 दिन का एक वीडियो, फिर अगले देखते हैं, कोशिश करके जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे, फिर समय अगर नहीं रहा तो रोक देंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम
हाल ही में रक्षा अनुसंधान संगठन नाम जानते हैं DRDO उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहाँ है? उड़ीसा तट पर है। इस द्वीप से अगली पीढ़ी का सुपरसोनिक मिसाइल सुपरसोनिक असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का परीक्षण किया। क्या है? सुपरसोनिक असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो स्मार्ट प्रणाली का परीक्षण किया है। यह स्मार्ट प्रणाली क्या है? तो अगली पीढ़ी है, एक अगली पीढ़ी आधारित हल्की टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है, जिसे भारतीय नौसेना के लिए इसको भारतीय नौसेना ध्यान रखिए भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया। DRDO की स्थापना 1958 में। अध्यक्ष वर्तमान में समीर V कामत है। हाल ही में क्या OECD द्वारा 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.6% वृद्धि का अनुमान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय मुद्रा में निपटान प्रणाली के समझौते में तेजी लाने के लिए सहमति व्यक्त कर दी है। हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया। 180 में भारत 159, इसका डिटेल्स हमने ऊपर पढ़ा। हाल ही में भारत बायोटेक के सह संस्थापक व कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा M एला को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए भारत बायोटेक वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एला 2019 से 24 तक अध्यक्ष रहे थे। आधार सी पूनावाला का स्थान ये लेंगे। हाल ही में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी DK त्रिपाठी नौसेना के 26वें प्रमुख बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत सरकार ने हाल में 2015 से 30 के लिए 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनके क्षमता निर्माण करने के समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेशी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब हम लोग राजधानी बना लेते हैं इसको। हाल ही में भारत के पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन भुगतान और स्वीकृति विनिमय करने के लिए भविष्य नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के खोजकर्ताओं द्वारा दक्षिणी गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय में 35 से 50 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज हुई। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा 15 से 30 अप्रैल के मध्य खेलों और डोपिंग के रोधी प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्ले ट्रू अभियान का आयोजन किया गया। क्या? प्ले ट्रू अभियान, यानी सही रूप से गलत डोपिंग करके मत खेले। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के लोगों ने व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा की शुरुआत की। तो उत्तराखंड ने नक्षत्र सभा क्यों शुरू की? तो व्यापक खगोल पर्यटन का अनुभव प्रदान करने के लिए। इस पहल का उद्देश्य क्या है? खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही या साहसी लोगों को ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों को एक साथ पता करना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट किसने? सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी में खनन के मामले का फैसला सुनाते हुए दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, गुजरात को अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन गतिविधि को शुरू करने से पहले रोक दिया है। तो 4 स्टेट 3 स्टेट है, एक UT है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात स्टेट, दिल्ली UT। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 692 किलोमीटर तक फैली 692 अरावली 692 सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हाल ही में चर्चा में रहा साक्य गाम घाटी भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद का कारण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, साक्य गम घाटी भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। गौरतलब है कि चीन सियाचिन ग्लेशियर के पास अवैध तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी में चीन द्वारा निर्माण पर भारत द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। चीन निर्माण करा था, इस पर भारतीयों ने आपत्ति दर्ज की थी, इसलिए विवाद हुआ। हाल में भारत और क्रोएशिया ने नई दिल्ली में 11वें विदेश कार्यालय परामर्श को आयोजित किया है। क्रोएशिया, ध्यान रखें। हाल ही में राजस्थान द्वारा कृषि के लिए डिजिटल जल वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें नहर जल वितरण के लिए एक निश्चित मोड विधि यानी कि बाड़ाबंदी का नियोजन किया गया। हाल ही में भारत जो है वह नागपुर महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट ईशान कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में। ईशान का फुल फॉर्म इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट शुरू किया है। कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट ईशान। इस परियोजना का लक्ष्य भारत में 4 उड़ान सूचना क्षेत्रों को नागपुर की देखरेख करने वाली एकल प्रणाली में समेकित कर हवाई यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। हाल ही में प्रसिद्ध यक्षगान सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हुआ। यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है। यक्षगान कहाँ का लोकगीत है? कर्नाटक का। हाल ही में भारत द्वारा श्रीलंका के कांकेसंथुराई बंदरगाह के विकास के लिए 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया गया है। हाल ही में एक घोषणा के अनुसार 2025 में BWF जूनियर विश्व कप का आयोजन गुवाहाटी भारत में इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा। गुवाहाटी भारत में है। वर्ष 2008 के बाद भारत में BWF जो है जूनियर विश्व कप की मेजबानी 2008 के बाद भारत करेगा। राजस्थान की नीरू यादव, कौन? राजस्थान की नीरू यादव, आंध्र प्रदेश की हेमा कुमारी कुनकू और त्रिपुरा की सुप्रिया दास दत्ता को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग CDP की ओर से आयोजित
वार्षिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का इनको मौका मिला था। तो कौन कौन है? राजस्थान की नीरू यादव है, आंध्र प्रदेश की हेमकुमारी कुनकू है और सुप्रिया दास त्रिपुरा की है। कहाँ की? सुप्रिया दास दत्ता त्रिपुरा की है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व शीर्ष एयरटेक कंपनी 2024 की रैंकिंग में 15 भारतीय एयरटेक फर्म शामिल किए गए, जिसमें अनअकैडमी को इस सूची में 54वें नंबर पर रखा गया है। और प्रथम स्थान पर दुबई की एमिरेट्स है। कौन? एमिरेट्स, दुबई की कंपनी एमिरेट्स, इसमें प्रथम स्थान पे 1000 कंपनी शायद इसमें शामिल होता है। केरल के मीनाक्षी मंदिर में हाल में राजसी चिथराई महोत्सव, इंपॉर्टेंट है, याद कर ले। राजसी चिथराई महोत्सव केरल के मीनाक्षी मंदिर। अरे भाई आ जा जल्दी। और यह महोत्सव जो है वैगई नदी कहाँ है? केरल में। तो भगवान कल्ला अलार के भव्य अवतरण के लिए किया जाता है। कल्ला अलार के अवतरण के लिए वैगई नदी में मीनाक्षी मंदिर में इसका आयोजन होता है। हाल में भारत के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है क्या हार्वर्ड कार्यक्रम को शुरू करने वाला भारत का पहला यूनिवर्सिटी बना है। कैरेबियन देश जिसका नाम क्या है? हैती, इसने आपातकाल के मध्य भारत सरकार द्वारा हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती को लॉन्च किया है। तो ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे नागरिकों को भारत लाने के लिए। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ? तो मेघालय के उमड़ई में भारत और फ्रांस के बीच शक्ति, इंपॉर्टेंट है, याद करना नितांत आवश्यक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 3D प्रिंटिंग के माध्यम से एकल तरल इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसके अध्यक्ष वर्तमान में एस सोमनाथ है। और भारतीय वायुसेना जो है वह हाल ही में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना दोनों ने पंजाब में गगन स्ट्राइक 2 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। 20 से 30 मई के मध्य भारत ने कोच्चि केरल के आर्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक में 46वीं वार्ता आयोजित की। इससे पहले 2007 में भारत यह आयोजन कर चुका है। भारत इस संधि से 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, तो जुड़ गया था। इसे ही बोले याद रखने के लिए, वर्ल्ड कप जीतने का इससे कोई संबंध नहीं है। सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 65वां इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्थापना दिवस मनाया 1960 में स्थापित। श्री रघु श्रीनिवास इसके अध्यक्ष, मुख्यालय नई दिल्ली। हाल ही में केरल राज्य में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामले अभी ऊपर चर्चा हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वेस्ट नाइल वायरस की प्रथम मामला 1937 युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में दर्ज किया गया था। युगांडा की राजधानी कंपाला है ना शायद। पक्षियों को वेस्ट नील वायरस के होस्ट के रूप में जाना जाता है। किसको? पक्षियों को वेस्ट नील वायरस के होस्ट के रूप में किसको? पक्षी से मच्छर से फैलेगा हम लोग में और जानवर में। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में फैले जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए पिरूल लॉ पैसा पाओ। तो पिरूल के बारे में जानते हैं। पिरूल क्या है? ये उत्तराखंड पिरूल, ये चीर का जो पेड़ होता है उसकी पत्ती है, यह अत्यधिक ज्वलनशील होती है। तो इसके सूखे पत्ती को पिरोल कहते हैं। किसके? चीर के पेड़ के, इंपॉर्टेंट है। अभियान में स्थानीय लोगों द्वारा सूखे पिरूल यानी सूखे जो पत्ते होते हैं इसको निर्धारित करके लाना। 1 किलो जो आदमी लाएगा उसको 50 रुपये गवर्नमेंट देगी, ताकि आग पर काबू हो सके और पत्ता ये लोग ला सके। पिरूल का उपयोग पालतू जानवरों के लिए बिस्तर बनाने, गाय के गोबर के साथ खाद के रूप में मिलाकर साथ में बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है इस पिरूल का उपयोग। साथ में आगे क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम की स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू में भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर सौर ऊर्जा का तीसरा बड़ा उत्पादक देश बना। ऊपर भी इसकी चर्चा हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो वैश्विक डेटा इंटेलिजेंस फर्म न्यू वर्ल्ड हेल्थ के सहयोग से हेनेले एंड पार्टनर्स द्वारा संकल्पित वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2 भारतीय शहर मुंबई और दिल्ली को दुनिया का शीर्ष 50 शहरों में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर शहरों में मुंबई 24वें और दिल्ली 37वें नंबर पर। हाल में भारत ने मालडोवा के साथ राजनयिक तथा आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देने के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। IIT मद्रास द्वारा स्थापित माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी द्वारा भारत ने पहली स्वदेश माइक्रो कंट्रोलर चिप सिक्योर IoT को जो है वह लॉन्च किया है। हाल ही में मणिपुर राज्य में जातीय संघर्ष के कारण राहत शिविरों में छात्रों को शिक्षित करने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है, स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में $100 बिलियन का प्रेषण प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। सही बात है। हाल ही में लेह लद्दाख भारत और भूटान के मध्य लेह-लद्दाख भारत है। तो भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह JGC का बैठक का आयोजन किया गया। इस हाल ही में खबरों में रहा बाम्बी बकेट ऑपरेशन। तो उत्तराखंड में वही आग से निपटने के लिए विशेष तकनीक है आग बुझाने का। गौरतलब है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल सेक्टर में जंगल की आग में प्रतिक्रिया के लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा MI-17 V5 हेलीकॉप्टर
के लिए विशेष अग्निशमन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, वही है बॉम्बी बकेट। इस तकनीक में एक कंटेनर को हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाना और उससे पानी स्रोत से भरना और फिर उसे आगे की ओर क्षेत्र में छिड़कना बॉम्बी बकेट अभियान है। आगे वर्ल्ड यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग टोक्यो कांस्य पदक विजेता रहा बजरंग पुनिया 31 दिसंबर 2024 को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। इससे पहले पुनिया को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा द्वारा भी निलंबित किया जा चुका है। हाल में 10 लाख उबर ड्राइवरों की उपलब्धि भारत जो है वह 10 लाख उबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना है। अमेरिका और ब्राज़ील यह उपलब्धि पहले हासिल कर चुका है। हाल में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने दोनों में नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक को इको पार्क, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने युक्त क्वेश्चन कि जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी, मुख्यमंत्री कहाँ के नागालैंड के नेफ्यू रियो, दोनों ने संयुक्त रूप से नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन और इको पार्क का उद्घाटन किया। भारत द्वारा हाल ही में चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन तैयार किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह। चीन सीमा की तैनाती के लिए भारत क्या किया है? MQ-9B ड्रोन जो कहाँ का है? अमेरिकी प्रीडेटर है, अमेरिका से प्राप्त है, इसको तैनात किया है। कैडेट डिफेंस सिस्टम KDS द्वारा सशस्त्र बलों के लिए भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन लोइटरिंग इरेनियल म्यूनिसल लॉन्च किया गया। हाल ही में भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सहकर्मी बुच विल्मोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए रवाना हुई है। हाल ही में नेपाल द्वारा छापे गए 100 रुपये के नए नोट की वजह से भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। गौरतलब है कि इस नोट पर नेपाल ने जो नक्शा मानचित्र जारी किया उसमें लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और कालापानी जैसे क्षेत्र को भारत का हिस्सा न नेपाल का हिस्सा इन्होंने बताया है। तमिलनाडु की एक विश्वविद्यालय द्वारा मरीन टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो बटलिप्स चंद्रयानी। शोधकर्ताओं के अनुसार इसरो ने चंद्रयान 3 के नाम पर यह फैसला लिया है। देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसको भी जूमे करके देख लेते हैं, कहीं इसके साथ दगाबाजी करें। हाल ही में इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों के अपराध घोषित करने वाले एक नए कानून को कहा इराक की संसद ने पारित किया। ऐसे में कार्यों के लिए 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए 8 हैंगर श्रेणी के पनडुब्बियों की पहली लॉन्चिंग हुई है। हाल ही में चर्चा में रहा कौन? सियरा माद्रे। कहाँ? सियरा माद्रे जो है वो अमेरिका में। सियरा माद्रे एक अमेरिका की छोटी है, श्रृंखला है उत्तरी अमेरिका की। तो यहाँ एक लैंडिंग जहाज, सियरा माद्रे एक लैंडिंग जहाज है जिसे चीन द्वारा हटाने की मांग की गई, जिसे फिलीपींस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। 1999 में स्प्रैटली, यह सियरा माद्रे के नाम पे उस जहाज का नाम रखा है। तो 1999 में स्प्रैटली द्वीप समूह में सेकेंड थॉमस सोल पर फंसा सियरा माद्रे प्रभावी रूप से एक जहाज का मलबा है। चीन बोला इसको हटाओ। राजनीतिक उथल पुथल के मध्य स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने इस्तीफे की घोषणा की है। कहाँ? स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ। हाल ही में उपभोक्ताओं तथा व्यवसायों को हैमिंग और साइबर हमलों से बचाने के उद्देश्य से UK सरकार द्वारा इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट उपकरणों के संबंध में विश्व का पहला कानून लागू किया। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो याद करने योग्य क्वेश्चन है। संयुक्त अरब अमीरात दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। कहाँ? UAE की राजधानी दुबई में। वार्षिक 260 मिलियन यात्रियों की क्षमता के साथ 400 टर्मिनल गेट और 5 समानांतर रनवे इसमें शामिल हैं। हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा रुआंग ज्वालामुखी जो है कि इंडोनेशिया में है। ध्यान रखिएगा, रुआंग कहाँ है? इंडोनेशिया में। WHO द्वारा 1914 में शुरुआत किया गया टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम EPI ने हाल ही में अपनी 50वीं वर्षगांठ को जश्न के रूप में मनाया है। 1985 में भारत द्वारा इसका नाम बदलकर UIP कर दिया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13 सार्वभौमिक रूप से अनुशासित बीमारियों और 17 संदर्भ विशिष्ट बीमारियों के टीके के लिए प्रदान किया जाता है। हाल ही में जिम्बाब्वे द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की गई है। जिग जिम्बाब्वे ने शुरू किया है। फ्रांसीसी सरकार, किसने? फ्रांसीसी गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देश शामिल। दुनिया के शीर्ष 3 देश में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। भारत 159। विश्व का सबसे खराब प्रेस वाले देशों के रूप में इरिट्रिया सूचकांक में सबसे नीचे। तो इरिट्रिया के बारे में भी ध्यान रखें। भारत 159। शोधकर्ताओं के द्वारा मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होम तामजा अभी खोजा गया है, जो कि मैक्सिको के युकाटन द्वीप में चिडमल खाड़ी में स्थित है। अभी हमने इसकी चर्चा ऊपर की है जस्ट। हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों द्वारा दृश्यमान से लेकर हजारों नैनोमीटर छोटे तरंगदैर्घ्य के हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग करने में सक्षम दुनिया की पहली रिजिड एंडोस्कोप प्रणाली को विकसित किया गया है। हाल ही में चीन द्वारा चंद्रमा के सुदूर अंधेरे हिस्से के नमूने इकट्ठा करके चांगी 6 प्रोब जो है वह लॉन्च किया गया। यह लेकर अभी लौट भी आ गया, यह लौट चुका है। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर डेवोन थॉमस को ICC द्वारा
एसएलसी और ईबीसी और सीपीएल के भ्रष्टाचार के विरोधी कोड का उल्लंघन करने के लिए 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है। क्वेश्चन पूछने की संभावना बिल्कुल नहीं लग रही है। हाल ही में यूक्रेन द्वारा सेना में सैनिकों की कमी की समस्या के कारण चुनिंदा कैदियों को सेना में शामिल होने के लिए अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया है। कौन? यूक्रेन। 7 मई 24 को यूरोपियन संघ यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है? यूरोपियन यूनियन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून पारित किया। अभी तो हमने इसकी चर्चा ऊपर की। इस नए कानून के तहत यूरोपियन संघ के सभी 27 देश महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न के अपराध की श्रेणी में रखा है। हाल ही में न्यूजीलैंड के अनुभवी खिलाड़ी कॉलिन मुनरो अपने 123 मैच करियर को समाप्त करते हुए संन्यास की घोषणा की। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कॉलिन मुनरो। हाल ही में चीन के शहर चेंगदू में आयोजित याद कीजिए चीन के शहर कहाँ? चेंगदू में आयोजित हुआ थॉमस कप और उबेर कप। यह खिताब चीनी बैडमिंटन टीम द्वारा हासिल, दोनों कप चीनी ने जीता है। बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप का संबंध पुरुष बैडमिंटन और उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से, दोनों चीन ने जीता है। 12 के बाद पहली बार है जब चीनी बैडमिंटन टीम ने पुरुष और महिला दोनों का खिताब। पूछ सकता है कि पहले 2012 में, अभी 2024 में, ठीक 12 साल बाद। थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा यह अनुशासित होता है, संचालित होता है। हाल ही में जोस राउल मुलिनो द्वारा पनामा का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया गया है। तो पनामा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोस राउल मुलिनो। लेटेस्ट 2 महीने 3 महीने तक का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनता है, उसको याद करने की आवश्यकता है, 1 साल तक का नहीं। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के 1 साल तक का वही देश का याद करना है जो फेमस कंट्री है उसका। छोटा मोटा देश का 2-3 महीने। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के सभी 6 ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश दुनिया का बन गया है। अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर को भी इसने यह भी इसका गल चुका है। यह घटना जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 रेशियो 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली इन्फोसिस दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। हाल ही में आइसलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैमथ का लॉन्चिंग हुआ है। हाल ही में नेपाल में माता तीर्थ औंसी उत्सव 2024 को मनाया गया है, जो कि 1 दिवसीय त्यौहार मतदाताओं तथा मातृत्व के सम्मान के लिए यह मनाया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा पारित की गई। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के राजदूत ताहेर अल सोनी द्वारा पेश किया गया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। गौरतलब है कि 25 मई 1924 को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों की टीमों ने हिस्सा लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार 2024 की घोषणा की है, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यह पुलित्जर पुरस्कार को माना जाता है। और यह पुरस्कार 15 पत्रकारिता श्रेणी और 8 कला श्रेणियों के काम को मान्यता देता है। इस प्रकार से तो लोक सेवा में प्रोफेसर पब्लिका को तो इन सब चीज़ों में मिला है पूछने का चांस। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। संपादकीय लेखक में बैंकिंग न्यूज फोटोग्राफी में राइटर्स एजेंसी को मिला है राइटर्स समाचार पत्र। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, अगर लग रहा है तो आप पढ़ सकते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IMO ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की है। कौन? IOM ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिपोर्ट की बात को माने तो 2000 से 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण में 650% से अधिक वृद्धि के साथ 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण के मामले में शीर्ष 3 देश में भारत, मैक्सिको और चीन है। आपको हमने बताया था कि मैक्सिको और चीन को भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। हाल ही में इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 की सूची जारी की गई, जिसमें इस सूची में अमेरिका का जो एक शहर है न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे धनी शहर बना हुआ है। दुनिया के धनी 3 शहरों में न्यूयॉर्क, टोक्यो और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के 2 शहर हैं और जापान का राजधानी टोक्यो भी इसमें शामिल हो गया है। टॉप 50 में भारत के 2 शहर मुंबई और दिल्ली ने एंट्री मारी है। मुंबई 24 में, वहीं दिल्ली 37वें नंबर पे। कुछ बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में चर्चा में रहा खोखनाहा गांव बिहार के सुपौल जिले में है। इस सुपौल के खोखनाहा गांव के निवासियों द्वारा कोसी नदी जनित पीड़ा को कम करने के लिए सरकारी प्रयासों के लिए कमी के कारण वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनावों के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया गया था। हाल ही में जारी लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल के शोध रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में बिहार में शराब प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत 2.4 मिलियन मामलों तथा अतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा में 2.1 मिलियन मामलों में कमी आई है। अप्रैल 2016 में बिहार में जो मद्य निषेध के उत्पादन और शुल्क अधिनियम 2016 को संपूर्ण राज्य में शराब निर्माण, परिवहन, बिक्री और खपत पर पूर्ण बंदी लगाई गई थी।
मई 2024 में बिहार में पटना वीमेंस कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद NAAC की ओर से चौथे चरण के मूल्यांकन के बाद A++ ग्रेड प्राप्त हुआ था। वाह, A++ ध्यान रखिएगा। और 3.51 CGPA के साथ A++ ग्रेड पाने वाला बिहार पहला कॉलेज बन गया था। बिहार का पहला कॉलेज बना था। 7 मई 2024 को बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर अपने ही गाँव के हैं। मुख्यमंत्री सहित 11 नवनिर्वाचित विधान परिषद को शपथ दिलाई गई। यह विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 होती है। सदन के नेता श्री नीतीश कुमार जदयू है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता श्री राबड़ी देवी राजद के हैं। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी चल निकले हैं। देश के लिए GST कानून के निर्माण के लिए वे अन्य देशों की यात्रा करी थी। जब GST लागू किया गया था देश में 2016 में, 2017 में 1 जुलाई से लागू हुआ था। 16 में इन्होंने यात्रा की। सुशील मोदी 1990 में पहली बार पटना केंद्रीय विधानसभा से विधायक और 2005 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। 14वीं लोकसभा चुनाव में श्री मोदी बिहार के भागलपुर सीट से सांसद बने रहे थे। 14वीं लोकसभा चुनाव में उन्होंने राजद सुप्रीमो श्री लालू यादव पर एक पुस्तक लालू लीला का भी रचना किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 मई 2024 को बिहार के भागलपुर जिले में 251वां स्थापना दिवस, भागलपुर का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। 2024 में बिहार के औरंगाबाद में खुशी कुमारी का चयन अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है। खुशी कुमारी विगत 50 वर्षों में अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। मई 2024 में बिहार के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हुआ। 2015 में श्री प्रसाद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो अब कुछ विविध सामयिकी जैसे कि दिवस थीम, फिर पुरस्कार को देखते हैं। तो आप लोगों को दिवस थीम ढंग से याद थोड़ा देखते हैं करके, हमें भी सब याद नहीं रहता है, कोशिश करते हैं कि यहाँ याद हो जाए। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य नाच दिवस, 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। तो आयुष्मान भारत दिवस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम इस तीनों की तुलना में लग रहा है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, सभी लोग को पता है, इसका थीम याद करना जरूरी है। जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, तो यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, अति महत्वपूर्ण दिख रहा है। इसका थीम था ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। 8 मई को विश्व थैलोसेमिया दिवस, इसका थीम थैलोसेमिया का था इम्प्रूविंग लाइफ्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया, ये इसका थीम था। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दृष्टिगोचर प्रतीत होता है। इसका थीम था रेड क्रॉस दिवस का आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवार्ड। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस, क्या अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस, इस ऑर्गेनिया दिवस का थीम था, नहीं पूछेगा ऑर्गेनिया दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये पूछ सकता है। स्कूलों से स्टार्टअप तक नव प्रवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना, ये पूछ सकता है भाई। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये भी पूछ सकता है, प्रवासी पक्षी में काफ़ी दिख रही है। तो कीड़ों की रक्षा करें और पक्षियों की रक्षा करें। प्रवासी दिवस, विश्व प्रवासी दिवस का थीम क्या था? 11 मई कीड़ों की रक्षा करें और पक्षियों की रक्षा करें, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, तो हमारी नर्स से हमारा भविष्य देखभाल आर्थिक, तो पूछ सकता है 12 मई को नर्स दिवस, तो इंपॉर्टेंट एक बार और इसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को। 1 मई को मजदूर दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस, जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। 8 मई विश्व थैलेसेमिया दिवस, तो इम्प्रूविंग लिव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव अ इनर रिवार्ड। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया, छोड़ दीजिए ऑर्गेनिया दिवस देख सकते हैं। 11 मई इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, स्कूलों में स्टार्टअप तक नव प्रवर्तन और युवा दिमागों को प्रज्वलित करना। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है 11 मई को, कीड़ों की रक्षा और पक्षियों की रक्षा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, हमारी नर्स से हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। भाई साहब पुरस्कार को आगे देखते हैं। तो असम के वन्यजीव विज्ञानी, क्या नाम है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर के नाम से विख्यात व्हिटली गोल्ड पुरस्कार, व्हिटली गोल्ड पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। किसको मिला है? असम के पूर्णिमा देवी वर्मन को। कहाँ की है ये? असम की। इस चीज़ को याद रखना है आपको। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन लुप्त प्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंडेंट स्टॉर्क, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, संरक्षण और उसके आर्द्र भूमि आवास के लिए संरक्षण के लिए सम्मानित करता है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2007 में यूनाइटेड किंगडम की परोपकारी संस्था व्हिटली फंड नेचर द्वारा जारी किया गया था। हाल ही में भारतीय शतरंज खिलाड़ी वी रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित किया गया है।
कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वी रमेश बाबू यह सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय महिला है। अर्जेंटीना की 60 वर्षीय लेजेंड्रा मॉरिसा रॉड्रिग्ज मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब दिया गया है। खेल से संबंधित पुरस्कार तो हाल ही में T20 विश्व कप में रोहित शर्मा 2024 के लिए भारतीय टीम के कप्तान चुने गए थे, तो इनकी कप्तानी में भारत ने 17 साल बाद 2007 के बाद 24 में क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीता है। कौन सा T20? 2007 में भारत धोनी की मेज़बानी में जीता था, पहला बार 2007 में शुरू हुआ और इंडिया ने जीता। तो 9वां ICC था यह। विश्व कप का आयोजन 1 से 29 जून वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ध्यान रखें, वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसमें 3 नए देशों ने भाग लिया था। अमेरिका, कनाडा और रवांडा शायद लिया था, युगांडा या रवांडा, कोई एक ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किन 3 देशों की एंट्री हुई थी। मुंबई सिटी FC ने कोलकाता में खेले गए 2023 से 24 के इंडियन सुपर लीग में मोहन बगान सुपर जॉइंट को हराकर जीत हासिल की है। तो इंडियन सुपर लीग को किसने जीता है? तो कोलकाता में खेले गए मुंबई सिटी FC ने जीता है मोहन बगान सुपर जॉइंट को हराकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुंबई सिटी FC का यह दूसरा खिताब था। हाल ही में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल T20 इतिहास में 350 विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए। प्रथम भारतीय क्रिकेटर जिसने 350 विकेट ली है। स्पेनिश फुटबॉल रियल मैड्रिड ने कैंड्रिज को हराकर ला लीगा 2023-24 सीजन का खिताब जीता है। यह खिताब रियल मैड्रिड का 36वां ला लीगा खिताब है। और इस प्रकार से ईगा स्वितेक और एंड्रे रूबलेव द्वारा जारी 2024 की ATP मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला तथा पुरुष एकल का खिताब जीत लिया गया है। हाल ही में विश्व के 12वें नंबर के खिलाड़ी कायरियन विल्सन ने पहली बार विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जो है वो जीता है। नियुक्ति, कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ। 2019 बैच के वरिष्ठ राजस्व सेवा अधिकारी जिनका नाम क्या है, प्रतिमा सिन्हा को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPITI के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 2010 बैच के प्रशासनिक सेवा अधिकारी सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय के निदेशक का पद दिया गया है। भारतवंशी शिक्षाविद कौन है? यादविंदर माल्ही को लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड का दोबारा नियुक्त बनाया गया है इनको। हाल ही में जेरेमिया मानले को सोलोमन द्वीप का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये भी याद रखने योग्य बातें हैं। हाल ही में R. शंकर रमन को लार्सन एंड टुब्रो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल संजय भल्ला को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पद नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय अभिनेत्री करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। करीना कपूर 2014 में यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त हुई थी। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अमेरिकी कॉलेज पेशेवर बास्केटबॉल कोच स्कॉट फ्लेमिंग का हाल ही में सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम को मुख्य कोच के तौर पर नियुक्त किया गया। जू फेईहांग का हाल ही में चीन द्वारा भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया गया। चीन ने अपना भारत में राजदूत किसको नियुक्त किया? बड़ी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और अच्छा सुंदर क्वेश्चन बन रहा है। जी फेईहांग का भारत में चीन के राजदूत कौन नियुक्त हुए? जी फेई। मिखाइल मिशुस्टिन ने रूस के प्रधानमंत्री के तौर पर पुनः नामित किया है। मिसाइल मिशुस्टिन को हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री के तौर पर पुनः नियुक्त किया गया। हाल ही में इदरीस डेबी को इदरीस डेबी को अफ्रीकी देश के चार्ट का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। 1 से 15 मई का वीडियो, आगे 16 से 31 मई का वीडियो लेकर आपके बीच आएंगे। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।